चलिए, आज पीडब्ल्यूडी में एक और चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी आ रही है, दैट इज कैश बुक। और कैश बुक का क्वेश्चन कंपलसरी भी है और 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। जनरली आपको फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में यही मिलेगा, कैश बुक का। तो कैश बुक लिखना काफ़ी सिस्टमेटिक है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। एग्जाम की बात करें तो लगभग 1 घंटा, वैसे भी आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटा लगता है। एग्जाम में भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा ही लग सकता है इसमें, क्योंकि इसमें सारे कॉलम्स भर के ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक आपको सब कुछ निकालना पड़ता है, नरेशंस लिखने पड़ते हैं, क्लासिफिकेशन बताना पड़ता है, अमाउंट कुछ कैलकुलेशन होती है, कुछ रफ वर्क होता है, क्योंकि हर कैश बुक के साथ हम क्या करते हैं, एक रफ शीट भी कैलकुलेट करते हैं। तो काफी लेंदी हो जाता है लिखना। तो कई लोग पजल रहते हैं, अच्छा एंट्रीज कई तरह की इसमें होती हैं, हर जो एंट्रीज है उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्या होगा, वो भी आपको कंटिन्यूस ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस, और डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस निकालना, सर्टिफिकेट देना, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो एक साथ सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। उससे पहले आप देख लो कैश बुक होती क्या है। कैश बुक जो है आपकी वो CPWA1 फॉर्मेट है, CPWA1 फॉर्मेट है, ठीक है। CPWA फॉर्म्स होते हैं, उसमें 1 पे कैश बुक बनाई जाती है, ठीक है जी। इस तरह से आपके 12 कॉलम होते हैं, बीच में ब्रेक होता है। ये 5 कॉलम जो होते हैं वो रिसीट साइड में होते हैं, और 7 कॉलम जो है वो पेमेंट साइड में होते हैं। पेमेंट बोले या डिसबर्समेंट बोले, डिसबर्समेंट साइड में 7 कॉलम्स होते हैं। अनलाइक जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैश बुक होती है, उसमें इक्वल कॉलम्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में। आप इसको डेबिट भी कह सकते हो, इसको क्रेडिट कह सकते हो। यहाँ पे रिसीट और पेमेंट साइड दिखाई जाती है, जैसे वहां पे सेम कॉलम होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है और वर्किंग भी डिफरेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की। तो यहाँ की जो कैश बुक है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल कैश बुक नहीं लिखी जाती, जैसे बाकी गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे कैश बुक लिखते हैं, वो लिखते हैं आपकी GR6 पे, वो भी यहाँ मेंटेन होती है, उसको हम बोलेंगे सब कैश बुक, सब कैश बुक। मेन कैश बुक ये होती है आपकी, मेन कैश बुक है CPWA1। सब कैश बुक भी मेंटेन की जाती है, सब कैश टेस्ट कहीं लिखा होगा आपको मिलेगा। लाइक हमने कोई चेक काट के इसमें दे दिया, उसके बाद इसका अनडिस्बर्स अमाउंट यहाँ मेंटेन होता है, जब तक वो फुल्ली डिस्बर्स ना हो जाए पेमेंट, तब तक हम GR6 यहाँ भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे दोनों मेंटेन होती है, मेन कैश बुक और सब कैश बुक दोनों मेंटेन होगी एक साथ, ठीक है जी। हमें क्या बनाना है, सिर्फ हमें CPWA1 वाली मेन कैश बुक बनानी, जो एग्जाम में हमारे आती है। बहुत सारी चीजें इसमें है, अनलाइक बाकी जो है कैश बुक जो होती है, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है, डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, कॉमन चीज है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ रेड पेन से एंट्री करनी होती है, रिमार्क्स एंट्री कुछ होती है हमारी रेड पेन से ही होती है, उसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स का बाइफर्केशन बड़े अच्छे से इसमें कर रखा है, लाइक ओपनिंग बैलेंस के मार्क्स हो गए, क्लोजिंग बैलेंस के मार्क्स हो गए, सर्टिफिकेट के मार्क्स हो गए, सबके अलग अलग प्री डिफाइंड मार्क्स है। स्टेप मार्किंग भी होती है, लेकिन क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए और आपको इसमें स्टेप मार्किंग की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कितने नंबर ले आऊंगा, नहीं लाऊंगा, कौन सी एंट्री ठीक है, नहीं ठीक है। कंटिन्यूस आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरी कोशिश करनी है कि ये ठीक हो, आपका पास होने के लिए ही जरूरी। आरएबल और कैश बुक आपका एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल, बाकी सब आपके लिए बोनस है, ठीक है जी। तो CPWA1 मेन कैश बुक बनेगी, जो हमें बनानी है उसकी चिंता करनी है। ये भी आपकी डिवीजन में बनती है, जैसे आपने अभी इससे पहले 2 चैप्टर किए थे, आरएबल किया था और कॉन्ट्रैक्टर लेजर किया था। तो CPWA1 में बनती है और डिवीजन में या सब डिवीजन ऑफिस दोनों में बनाई जाती है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के फॉर्म CPWA1 हो गया आपका। डिवीजन ऑफिसर इज द प्राइमरी डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिवीजन, जिसके साइन होंगे इसमें। जनरली हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, लेकिन जो इसमें साइन करेगा दैट मस्ट बी द इंचार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन, उसको डिवीजन ऑफिसर बोलते हैं। वैसे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैश बुक में साइन नहीं कर सकते। जैसे सारे गस्टेड नहीं कर सकते कैश बुक में साइन, सिर्फ DDO साइन करता है, उसी तरह से डिविजनल ऑफिसर जो है वही कैश बुक पे साइन करेगा। लिख देते हैं हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कायदे से हमें डिवीजन ऑफिसर लिखना चाहिए, जो साइन जो अटेस्टेशन होता है वो डिवीजन ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है कैश बुक लिखना, लाइक ओपनिंग हमने शुरू करी मई की, फिर उसको हमने जो है क्लोज किया, फिर हमने जून की शुरू करी, तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। डे वाइज उसमें एंट्री होती है और ओपनिंग क्लोजिंग हर महीने आपको करनी होती है इसकी, ठीक है जी। कैश बुक में क्या है, 2 साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड रिसीट्स का है, राइट हैंड साइड पेमेंट का है। खास बात क्या है कि यहाँ पे
5 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 7 कॉलम्स हैं। दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। यहाँ की जो एंट्रीज आप लिखते हो ये टू से लिखते हो, और यहाँ की एंट्रीज जो है वो बाय से लिखते हो। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये कॉलम्स हैं क्या क्या। अच्छा, उससे पहले क्या करते हो, अब यहाँ पे डिवीजन का नाम लिखते हो, जो भी आपका नेम ऑफ डिवीजन है। डिवीजन का नाम यहाँ पे आता है, और राइट साइड में जो भी आपका मंथ है, जिस महीने के लिए आप लिख रहे हो कैश बुक वो आता है। तो डिवीजन और मंथ टॉप पे लिख देते हैं। उसके बाद जैसे आपने मंथ यहाँ लिख दिया, से मई लिख दिया, मई 2022। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्ट ईयर लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट में आप लिखोगे, फर्स्ट में लिखोगे, सेकंड में लिखोगे, थर्ड में लिखोगे, इस तरह से। ओके जी, बहुत सारी एंट्रीज हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी मुझे कि अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है उसका। ठीक है जी, सबसे पहला और सबसे टिपिकल काम का यहाँ पे होता है वो है ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कुछ पिछले महीने की क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं उसके बेसिस पे, या क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है और उसका डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल्स होती है, डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर लेजर में किया था, जस्ट लाइक दैट आपको डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाएगा, उससे आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ एंट्रीज आपको दी जाएंगी जो लेनी है, कुछ एंट्रीज दी जाएंगी जो नहीं लेनी है। आपको उसमें छांटना पड़ेगा कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारे ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बनेंगी, उनको टोटल करके एक फिगर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है 4 नंबर कॉलम में। ओके जी, अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं क्या, ये डिफरेंट कॉलम हैं क्या, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स देखो जी क्या क्या है। कॉलम नंबर 1 कहता है कि यहाँ पे डेट आएगी जी। ओके जी, यहाँ पे आपका वाउचर नंबर आएगा। वाउचर नंबर कौन सा, रिसीट का वाउचर नंबर। ठीक है, पेमेंट का अलग होता है, रिसीट का अलग होता है। रिसीट लाइक आपके पास कोई TR5 कटी, जैसे आपका कोई आपकी RTI की फीस आई है, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट बेचा आपने उसका पैसा आया, या कुछ प्रोसीड्स बेच के आपके पास पैसा आया, उसका जो वाउचर है दैट इज नोन एज रिसीट वाउचर। तो वाउचर नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे रिसीट का चलता है। ठीक है जी, कहां से पैसा आया, क्या आया, जो रिसीट आपके पास आ रही है उसकी डिटेल आप लिखोगे। ठीक है, कुछ पैसा आपके पास आता है, कैश बुक में रिसीट होती है तो आप यहां लिखोगे। उसके बाद 4 नंबर कॉलम में हम लिखते हैं अमाउंट। ये अमाउंट कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। चेक इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज जो आपको मिलेगा चेक। ठीक है जी, गवर्नमेंट के फेवर में, DDO के फेवर में, मतलब हमारा सरकारी पैसा जो मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, वो लिखेंगे। यहां पे DD हो सकता है, DACR हो सकता है, जो भी आपका आएगा। अमाउंट मतलब जो है आपका यहाँ पे आना है, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, DD हो सकता है, DACR हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो आपको यहाँ पे लेना है। ओके, 5 नंबर कॉलम में क्लासिफिकेशन लिखते हैं। यहां पे आप लिखोगे क्लासिफिकेशन। ये पैसा कहां से आ रहा है, किस चीज का पैसा है आपका, राइट, उसका आपको मेजर हेड लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। पूरा नहीं लिखना है जैसे आप पार्ट 1 में करते थे, लाइक 15 डिजिट का पूरा आपको यहाँ पे बाई मतलब क्लासिफिकेशन नहीं देना है, मेजर हेड देंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देते हैं। बहुत कम जगह होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। बिना मेजर हेड लिखे, बिना क्लासिफिकेशन दिए आपका जो कैश बुक है वो रद्दी का टुकड़ा माना जाता है, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब तक आपने हेड नहीं लिखा तब तक उसका कोई यूज नहीं, उसकी आप एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंथली अकाउंट में जब जाएंगे आप तो ये सारी एंट्रीज की आपको वहां पे एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है मंथली अकाउंट में, राइट। तो बिना मेजर हेड के आपकी एंट्री का कोई वैल्यू नहीं है, ये पैसा कहां से आया आपको पता ही नहीं। तो डेट हो गई, वाउचर नंबर हो गया, यहाँ पे 2 से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या रिसीट आ रही है आपके पास, किस चीज का पैसा आ रहा है वो लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे 4 नंबर में, वो कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, DD हो सकता है, DSR, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए एक ही कॉलम है। 5 नंबर कॉलम में हम देंगे क्लासिफिकेशन। ये हो गई रिसीट साइड की बात, और हम एंट्री स्टार्ट करेंगे 2 से। राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में आते ही आपको यहां से बाइफर्केशन है। देन 6 नंबर में आप क्या करोगे, डेट डालोगे। 7 नंबर में यहां भी वाउचर डालेंगे, ये वाउचर अलग चलेगा, 1 2 3 4 आपका ये पेमेंट वाउचर है, जो भी आप पेमेंट करोगे, लाइक आपने सर्विस पोस्टेज स्टैम्प खरीदा, आपने कोई RML की पेमेंट करी, आपने कोई टेम्पररी एडवांस का एडजस्टमेंट आया, उसको वाउचर नंबर दिया, बहुत एंट्रीज आएंगी जिसमें आपको देना है। कुछ भी एंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें आपको वाउचर नंबर नहीं देना है, एक्चुअल में वो पेमेंट की एंट्रीज नहीं होंगी तो उसमें आपको नहीं देना। सैलरी की पेमेंट है उसमें आप वाउचर नंबर, RML में वाउचर नंबर, कुछ आप परचेज करते हो उसमें वाउचर नंबर, कुछ पेमेंट करते हो टेम्पररी एडवांस का, इंटरेस्ट का, उसके वाउचर आते हैं, उसकी एंट्री, वो सब आपको वाउचर नंबर देने हैं। किसमें नहीं देने वाउचर नंबर, ऑब्वियसली जो
रिमार्क्स एंट्रीज होती हैं जिसमें कोई एक्चुअल में पेमेंट नहीं हो रही, सिर्फ रेड पेन से एक एंट्री आपको करनी होती है, उसमें कोई जरूरत नहीं है वाउचर नंबर की। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कोई पुराना चेक आपने कैंसिल किया, उसके एवज में कोई नया चेक इशू किया सेम अमाउंट का, वो रेड पेन की एंट्री होती है, उसमें भी कोई वाउचर नंबर की आवश्यकता नहीं है। कोई आपने सेल्फ चेक काटा, यहाँ पे सेल्फ चेक कटता है, बी कैटेगरी जो होता है आपका चेक, उसको यहाँ पे सेल्फ चेक बोलते हैं। सेल्फ चेक ड्रॉ किया, बैंक से पैसे निकाल के लाए, उसके लिए कोई वाउचर की एंट्री नहीं होती। जब आप पेमेंट करोगे तब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, सीधा सीधा हिसाब ये है। चलो जी, इसके बाद बाय से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ आ जाएगा, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे, किस चीज का पेमेंट आप कर रहे हो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। वर्क का नाम लिखेंगे, किसको पेमेंट कर रहे हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम, किस वर्क के लिए कर रहे हैं उस वर्क का नाम, ठीक है। तो आपको इजीली पता रहेगा कि पेमेंट हमने किस चीज के लिए किया, फर्स्ट आरेबल है, सेकंड आरेबल है एंड ऑल जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। और उसमें फिर जो है आपको आगे अमाउंट डालना पड़ेगा। तो अमाउंट अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट है, तो आपको डालना है 9 नंबर कॉलम में, ठीक है जी। अगर चेक काट के दे रहे हो डिपार्टमेंट से, चेक इशू कर रहे हो, चेक पेमेंट है, तो आपको 11 नंबर में देना। बस 2 ही तरह की पेमेंट हम करते हैं यहाँ पे, या तो कैश देंगे या चेक देंगे। हम डीडी की पेमेंट, डीएसीआर की पेमेंट या और किसी रूप में पेमेंट हम नहीं देंगे। यहां से जो भी पेमेंट होगा पीडब्ल्यूडी कैश बुक से, वो या तो कैश के रूप में होगा या फिर चेक कटेगा, दैट्स ऑल। चेक में भी ए कैटेगरी हो सकता है, बी कैटेगरी हो सकता है, सी कैटेगरी हो सकता है, तीनों कैटेगरी के चेक होते हैं। चेक ही कटेंगे या फिर कैश पेमेंट होगा। अगर कैश पेमेंट होगा तो कॉलम नंबर 9 में आएगा, अगर चेक पेमेंट होगा तो 11 नंबर कॉलम में आएगा, दैट्स ऑल। चेक जो है ए कैटेगरी आप पढ़ चुके हो, पार्ट 1 में आपके एग्जाम्स में आता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी चेक्स वो होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, लाइक किसी का जीपीएफ पेमेंट है, उसको हमने उसके नाम से, इंडिविजुअल के नाम से, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको आपने उसके नाम से चेक काट के दिया, दैट इज ए कैटेगरी चेक, इंडिविजुअल के नाम से। बी कैटेगरी चेक्स यहाँ पे सेल्फ चेक्स होते हैं, ये आपको पहले भी पता है, डीडीओ के नाम से जो आप चेक लाते हो दैट इज बी कैटेगरी चेक, उसका कलर भी डिफरेंट होता है। आप वो बैंक लेके जाते हो तो बैंक से आपको उसके एवज में पैसे मिलते हैं और वो कैश आप पेमेंट उसके कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको सेल्फ चेक बोलते हैं सीपीडब्ल्यू के हिसाब से, पीडब्ल्यूडी में। सी कैटेगरी चेक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट के लिए, इसका भी कलर अलग होता है, डिफरेंट होता है। आई थिंक इसका आपको ग्रीन मिलता है, इसमें ब्लू मिलता है, इसमें आई थिंक येलो मिलता है, चेक कलर आप देख लेना, कैम में भी मिल जाएगा आपको, रिसीटेंट पेमेंट में मिल जाएगा ये। तो सी कैटेगरी चेक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट के लिए होता है। और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो गवर्नमेंट पेमेंट है वो आपकी या तो कोर्ट में कोई पेमेंट जमा करानी है वो है, ठीक है जी, या फिर आपको सर्विस पोस्टेज स्टैम्प खरीदनी है, वो सी कैटेगरी चेक आपको मिलता है। आपको यहाँ कैटेगरी से उतना मतलब नहीं है, पता होना चाहिए कि भाई चेक पेमेंट है, 3 तरह के चेक्स हो सकते हैं। कभी कभी सीरीज अलग आ जाती है, ए सीरीज अलग आएगी, बी का नंबर अलग आएगा, सी का नंबर अलग आएगा, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, तीनों तरह के चेक हो सकते हैं। 10 नंबर कॉलम में अगर कोई चेक पेमेंट हो रही है तो, चेक कैश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चेक पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, चेक नंबर, ठीक है जी, 1 2 3 4 चलेगा। अगर क्वेश्चन में चेक नंबर दिया है तो चेक नंबर डाल देना, आप नहीं दिया है तो फिर 1 2 3 4 आपका अपने आप चलेगा यहाँ पे चेक नंबर। अगर नहीं दिया तो 0 1 0 2 आप चेक नंबर डालते चले जाओ, राइट। कभी कभी आपको चेक नंबर बता देगा, लाइक A 3010, ठीक है जी, B 2001, C 1001, तो फिर वो चेक नंबर डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई क्वेश्चंस में जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें चेक नंबर आपको दे दिया जाता है, ये चेक नंबर लिया गया है जी, सीरीज भी उनकी अलग बता दी जाती है, जो भी है, ठीक है। जरूरी नहीं ये भी सी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। 12 नंबर कॉलम अगेन यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। 12th कॉलम जैसे यहाँ पे 5 नंबर कॉलम था क्लासिफिकेशन का, ये रिसीट का क्लासिफिकेशन है, पैसा आपके पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है, उसका मेजर हेड क्या है और डिस्क्रिप्शन बाकी क्या है। ये पेमेंट का क्लासिफिकेशन, आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको कॉलम नंबर 12 में लिखना है। बच्चों को याद नहीं होता है, थोड़े हैं, कई सारे मेजर हेड्स हैं इसमें जिसमें पेमेंट आप करते हो, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, तो याद नहीं होते जनरली। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेमोराइज हो जाते हैं धीरे धीरे कि हमारे जो हेड्स हैं वो क्या है। ये भी लिखना जरूरी है। आपका अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 1/3 निकाला जाए तो 1/3 सिर्फ क्लासिफिकेशन का होता है, ठीक है जी। 20 नहीं तो 17-18 मार्क्स आपके क्लासिफिकेशन के होते हैं। अगर आपने वो छोड़ दिया तो उतने मार्क्स आपके कट जाएंगे, ओके जी। तो कम से कम अगर कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम मेजर हेड आपको जरूर याद रहेगा, कम से कम मेजर हेड तो जरूर याद रहेगा, वो लिख के आना है। डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है जी। 1/3 डिपेंडेंसी जो है वो क्लासिफिकेशन मार्क्स की इसी पे है, क्लासिफिकेशन इधर वाले और इधर वाले।
ओपनिंग बैलेंस निकलेगा, फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स का बाइफरकेशन इस तरह से करते हैं, मतलब मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस 4 मार्क्स का हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 4 मार्क्स का हो गया, सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स हो गए आपके। ओके जी, रेड पेन से जो भी एंट्रीज करोगे उसके 1 मार्क्स ईच होते हैं, जो भी रेड पेन एंट्री आती है उसमें, ठीक है, रेडिंग से जो आप एंट्री करते हो। उसके अलावा आरएबल अगर है या कैश आपका सैलरी की पेमेंट है उसका वेटेज ज्यादा होता है, उसमें 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से बाइफरकेशन कुछ होता है। बाकी हर एंट्री के फिर 2 नंबर आपको मिलते हैं, जो चेक की एंट्रीज है या जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसमें 2 नंबर मिलते हैं। तो स्टेप मार्किंग इसमें भी होती है। वेटेज जो है वो आपका आरएबल का, सैलरी का ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि बड़ी एंट्री होती है उसमें कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ता है, हेड्स भी ज्यादा डालने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसका वेटेज आपका ज्यादा होता है। कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या है, कैसे है। रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। यहाँ से 5 नंबर तक कॉलम रिसीट के हैं, देन उसके बाद पेमेंट के हैं। इसमें डेट हो गया वाउचर नंबर रिसीट का, और डिस्क्रिप्शन हो गया किस चीज की पेमेंट आ रही है। अमाउंट कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, डीडी, डीएससी, जो भी व्हाटएवर इट इज, वो सब आपको 4 नंबर में ही लेना है, एक ही कॉलम लेफ्ट साइड में। राइट साइड में डेट, वाउचर नंबर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट, देन उसके बाद ओनली कैश पेमेंट है तो 9 नंबर कॉलम में, और अगर चेक पेमेंट है तो 11 नंबर कॉलम में। अगर चेक काट रहे हैं तो उसका चेक नंबर आएगा, ठीक है जी। और अगेन 12th में क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन पेमेंट का। इतना बेसिक स्ट्रक्चर इसका है। ओके जी। कभी कभी ऐसी एंट्री होगी कि आपको 9 में भी लिखना पड़ेगा, 11 में भी लिखना पड़ेगा। आरएबल के केस में करना पड़ेगा, सैलरी के केस में करना पड़ेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। उस केस में हम 9 नंबर कॉलम को कैश की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उसमें हम इसको एडजस्टमेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। जो हमारे अदर हेड्स की रिकवरी होती है, लाइक जीपीएफ हो गया, आपका सीजीआईएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब रिकवरीज के लिए इस कॉलम को वहां पे यूज किया जाता है। एक्चुअल में पेमेंट नहीं होता सैलरी में या उसमें, कैश की कोई पेमेंट नहीं होती, चेक पेमेंट ही होता है उसमें, सैलरी में और आरएबल में। लेकिन उसमें जो अदर हेड की रिकवरीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए 9 नंबर कॉलम को यूज किया जाता है। तो टोटल जितनी 8B की रिकवरीज है, अदर हेड की रिकवरी है, वो सारी आप क्या करोगे, क्लब करके एक एंट्री उसके 9 नंबर कॉलम में करेंगे इन केस ऑफ आरएबल एंड सैलरी बिल। तो वहां पे कैश पेमेंट नहीं होता, सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए। जैसे मान लो आपका 1 लाख का चेक था, 1 लाख का ग्रॉस अमाउंट आपका है, ग्रॉस अमाउंट निकल के आया आपका, से स्मॉल अमाउंट बताता हूँ 10,000 का, और इसमें जो 8B की रिकवरीज हैं, हमारे बिल की अगर बात कर रहे हैं, और ये 1000 की आपकी 8B की रिकवरीज हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेट अमाउंट क्या आ जाएगा, चेक अमाउंट, ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 9000 का चेक कटेगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ लिखोगे 9000, इसको कुछ नंबर दे दोगे आप, और जो अदर हेड की रिकवरीज हैं वो सारी क्लब करके आप यहां डाल दोगे। ये रिकवरीज हैं जो आपने आरएबल में से काटी या सैलरी बिल में से काटी है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि 1000 रुपए आप कैश में पेमेंट करने जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। जब आरएबल और सैलरी बिल की बात आएगी तो दोनों कॉलम में एंट्री होगी। यहाँ पे नेट अमाउंट आएगा, जो भी आपका चेक अमाउंट है, जो चेक काट के आप दे रहे हो वो आएगा, और जो अदर हेड की रिकवरीज हैं वो इसमें आएंगी। जीपीएफ, सीजीआईएस, जो भी आपके अदर हेड की रिकवरीज हैं जिनका अलग से सेपरेट मेजर हेड है। ये जो चेक दे रहे हो आप, ये किसका मेजर हेड हो जाएगा, जो वर्क के लिए पैसा दे रहे हो। लाइक आरएबल दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, उसका जो हेड है वो इससे पर्टेन करता है। ये जो हेड्स हैं ये अलग अलग कई सारे हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी की रिकवरी है, और भी जो भी है रिकवरीज की टोटल जो है आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल यहाँ लिख के उसका बाइफरकेशन हम लोग यहाँ पे देते हैं, 1000 का बाइफरकेशन अलग अलग हेड्स में कितना 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 क्या क्या है वो हम बाइफरकेशन में देते हैं। तो ना तो ये पेमेंट होता है उस केस में, ना ये रिसीट होती है, दोनों जगह एंट्री करते हैं, ध्यान रखना। और मतलब नॉर्मल पेन से ही करते हैं, रेड पेन से नहीं होती। तो इसका बाइफरकेशन दिखाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल लेना पड़ता है, और यहाँ पे इंडिविजुअली हम एक एक करके इसकी रिकवरीज दिखाते हैं, यहाँ पे टोटल लेते हैं। अल्टीमेटली क्या होना है, ये और ये नलीफाई हो जाता है, बात खत्म। तो ना कोई रिसीट आई ना कोई पेमेंट हुआ, जस्ट एक शो करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है जी। चलो, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब इसमें एंट्रीज आएंगी धीरे धीरे, वो देखेंगे क्या क्या आ सकता है, क्योंकि इकट्ठा आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां आप लिखते हो 2 ओपनिंग बैलेंस, 2 ओपनिंग बैलेंस, ओके जी। उसके बाद और आप एंट्री करते जाते हो, यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखते जाते हो, ठीक है। ये 4 नंबर कॉलम है आपका। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे कुछ पेमेंट्स करते हो आप, बाय से आपने कुछ पेमेंट किया, कुछ आरएबल दिया, कुछ आपने सर्विस पोस्ट सिस्टम खरीदा, कुछ आपने इंप्रेस दी थी उसका हिसाब आया, तो कहाँ खर्चा हुआ वो दिखाया आपने, कुछ आपने स्टेशनरी वगैरह खरीदी, व्हाटएवर इट इज, जो भी खर्चा होता है। कुछ पेमेंट आपने कैश में कर दिया, कुछ पेमेंट कैश में कर दिया, और किसी पेमेंट के लिए, आरएबल के लिए, सैलरी बिल के लिए आपने चेक भी काट दिया, तो उसका नंबर आपने दे दिया 01,
बाय कोई और सैलरी बुलाया उसका आपने कर दिया 02, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ भी एंट्रीज कुछ करोगे आरए बिल में, और रिकवरीज की अदर हेड की रिकवरीज होंगी उनका टोटल यहाँ भी आएगा, और इसका बाइफर्केशन फिर आप यहाँ पे लिखोगे, जो ये टोटल है इसका बाइफर्केशन यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी उसमें हेड्स हैं वो करना पड़ेगा। इस तरह से एंट्रीज हम करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ये बाइफर्केशन और ये टोटल अमाउंट नलिफाई हो जाएगा, बात खत्म हो गई, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में ये 4 नंबर जो टोटल है इसको हम टोटल कर लेंगे। हमेशा ये साइड ज्यादा होगी, ठीक है जी। कैश बुक में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो ये अमाउंट यहां ट्रांसफर कर देंगे बिल्कुल इसके ठीक सामने, और ये जो कैश एंट्रीज हैं ये सारी माइनस करके आपका यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। ये काम आपको करना है। तो आपने क्लोजिंग बैलेंस में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है प्लस जो कैश की एंट्रीज है आपकी, रिसीट साइड की, सॉरी एंट्रीज है, रिसीट की जो एंट्रीज है, रिसीट साइड की एंट्रीज है, कौन सी, कॉलम 4 की। ओपनिंग बैलेंस भी कॉलम 4 में है और रिसीट्स जो आई आपकी वो भी कॉलम 4 में है। इसको टोटल करना है आपको। ये जो टोटल आएगा उसमें से माइनस क्या करना है, पेमेंट की एंट्रीज, पेमेंट साइड की एंट्रीज जो आपकी कॉलम 9 में है, इनको माइनस कर देना है, तो ये आपका निकल आएगा क्लोजिंग बैलेंस। किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चल जाएगा, डे टू डे भी कर सकते हो, महीने में तो करना ही करना है आपका। तो ओपनिंग बैलेंस 4 नंबर कॉलम में लिखोगे आप, उसके बाद जो बाकी रिसीट्स होंगी वो भी 4 नंबर कॉलम में आएंगी, या एडजस्टमेंट होंगे लाइक आरए बिल और सैलरी बिल में एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे, वो भी आपके 4 नंबर कॉलम में ही आएंगे। ओके, जो अदर हेड की रिकवरीज की एडजस्टमेंट होंगी सबको जोड़ देना आपको, और माइनस क्या कर देना है, जो पेमेंट्स आपने करे कॉलम नंबर 9 में, वो क्या हो सकते हैं, कैश पेमेंट हो सकते हैं या फिर अदर हेड की रिकवरी, इसका टोटल हो सकता है, आरए बिल सैलरी बिल की जो अदर हेड की रिकवरीज है उनका टोटल भी हो सकता है। तो वो सारा आपको क्या करना है, इसमें नॉर्मल एंट्रीज भी हो सकती है कैश की, जैसे टेम्परेरी एडवांस और इंप्रेस दी जाती है उसका कैश पेमेंट होता है वो, और भी कुछ आपने खरीदा, वो सब एंट्रीज आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है जी। तो वो माइनस करेंगे तो किसी भी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। तो क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली है क्या, 4 - 9, 4 - 9 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो, आप अपना कैश टैली कर सकते हो उससे कि कैश मेरा टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं वही। तो एक्चुअल कैश बुक तो 4 - 9 ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चेक भी काटे जाते हैं तो इसलिए 11 नंबर कॉलम भी आपको दिया गया है। हम लोग के ऑफिस में जो GR6 होती है उसमें ऐसे बाइफर्केशन नहीं होता। तो यहाँ पे कैश के लिए अलग कॉलम, चेक के लिए अलग कॉलम, सिर्फ पेमेंट साइड में आपको चेक का है कि आप यहाँ डाल सकते हो। रिसीट तो जो भी गवर्नमेंट ड्यूज आ रहे हैं आपको सब यहीं पे लेना है, चेक भी, डीडीपी, डीएससीआरबी, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपके पास आ रहा है वो सब आपको कॉलम नंबर 4 में लेना, रिसीट साइड में। पेमेंट करते टाइम सिर्फ चेक और कैश का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो मैंने आपको बताया 9 नंबर से कैश पेमेंट और 11 नंबर से आपका चेक पेमेंट होती है, ठीक है जी। 9 नंबर में और मैंने क्या बताया आपको, 9 नंबर में अदर हेड की रिकवरीज का टोटल हम लिखते हैं जब आरए बिल और सैलरी बिल की एंट्रीज करते हैं तब, और उनका बाइफर्केशन 4 में देते हैं, तो वो बाइफर्केशन और टोटल आपस में नलिफाई हो जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल अमाउंट होता है। जितना अमाउंट आपने आरए बिल की या सैलरी की रिकवरी यहाँ लिखी, टोटल 8 वीक रिकवरीज, उन 8 वीक रिकवरीज का टोटल यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई इनकम टैक्स इतना है, ठीक है, सीजीआईएस इतना है, जीपीएफ इतना है, इस तरह से। और अगर आरए बिल है तो उसकी रिकवरीज अलग अलग है, उनके अमाउंट आप यहाँ 4 नंबर में लिख देते हो नॉर्मल। तो ये टोटल अगर 1000 है तो ये सब मिला के क्या हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, नलिफाई होता है। 4 - 9 किया तो नलिफाई मिलेगा, ये करना है आपको, ठीक है जी। तो इस तरह से एंट्रीज हम करेंगे। चलिए अब क्या क्या मिलेगा आपको वो देखते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस से लोग परेशान होते हैं, ओपनिंग बैलेंस में कैसे निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले तो वही परेशान करता है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जो एंट्रीज आपको दे रखी हो, कुछ हिडन एंट्रीज भी कभी कभी आ जाती हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाए वो पेंसिल से लिख के आप आगे शुरू कर सकते हो, या वर्किंग नोट में कहीं लिख के आप शुरू कर सकते हो। जो भी हम कैश बुक के क्वेश्चन करते हैं वो कैश बुक के क्वेश्चन CPW 1 में तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उसकी एक वर्किंग शीट भी बनाते हैं, और वर्किंग शीट में सिर्फ कैश का हिसाब किताब रखा जाता है। ऑब्वियसली जो रिसीट आ रही है वो डीडी भी हो सकती है, डीएससीआर भी हो सकती है, लेकिन कैश का हिसाब होता है बेसिकली बाकी। तो 4 नंबर कॉलम में जो भी एंट्री आती है उनका सारा हिसाब, डीडी हो, डीएससीआर हो, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प हो, कुछ भी है, जो कॉलम नंबर 4 की एंट्रीज है वो सब लेते हैं। कैश भी रिसीट आई वो भी लेते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अगर पेमेंट करते हैं कैश में, उसका हिसाब भी हम वर्किंग शीट में रखते हैं। हम अगर कोई चेक इशू कर रहे हैं तो उसका हम वर्किंग शीट में कोई हिसाब नहीं रखेंगे। चेक इशू करेंगे तो 11 नंबर कॉलम में काटेंगे, दैट्स ऑल। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प खरीदा आपने, 11 नंबर में उसकी एंट्री करी, दैट्स ऑल। उसकी हम जो है कोई भी रिकॉर्ड वर्किंग शीट में नहीं रखते।
वर्किंग शीट इज जस्ट लाइक योर कैश बॉक्स, जहां पे आपको कोई चेक अगर दे गया गवर्नमेंट ड्यूज का, वो आपने रखना है उसको, क्योंकि आपको कल को बैंक में जमा करना है, तो वो आपकी तिजोरी में रहेगा। तो वर्किंग शीट इज जस्ट लाइक कैश बॉक्स, उसमें कोई एंट्री आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, उस पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई अगर आप चेक काट रहे हो वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन में बताएगा तब भी आपको नहीं लेना है। ओके, चलो जी। कैश बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, और उसमें रिसीट साइड्स के कुछ क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उनमें आपको दिया हुआ है। उसमें पेमेंट साइड के कुछ अलग दे रखे हैं मैंने, रिसीट साइड के जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो मैंने आपको थ्योरी में दे रखे हैं, ठीक है। एक व्यू में दिखा देता हूँ, क्लासिफिकेशन हेड ऑफ अकाउंट्स पेमेंट साइड के और रिसीट साइड के। पेमेंट साइड के कॉमन जो हैं वो इस तरह से कुछ हेड हैं, लाइक जो पीडब्ल्यूडी में मैक्सिमम यूज होते हैं वही हेड्स हैं, ठीक है। तो कैश बुक लिखने में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। और इसी तरह से रिसीट साइड के कुछ हैं वो भी आपको देखने हैं, तो आपको इतने से मतलब जो है काफ़ी कैश बुक लिखने में काफ़ी राहत मिलेगी। तो अगर आप इनको कम से कम देखते हो तो भी आप काफ़ी लिख पाओगे, और बाकी रिपीट होते रहते हैं क्लासिफिकेशन जो है वो आपके रिपीट होते रहेंगे, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से हैं वो आपके क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा आपको कुछ सेलेक्टेड याद करने पड़ेंगे, जो हर क्वेश्चन में लगभग रिपीट होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। बाकी इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक वो आप बुक से देख सकते हो। बुक में क्लासिफिकेशन बहुत सारे दिए हुए हैं जो एग्जाम में भी आपके आए हुए हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 है जो आपकी बुक है, कंचन की बुक है, कंचन पब्लिकेशन पीडब्ल्यूडी SR जयरत की थी, रिवाइज बाय मिस्टर सूद। तो ये बुक है, ये रिवाइज होती रहती है, हर साल नई बुक आती रहती है। इसमें चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, चैप्टर नंबर 3 है, इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग। ये आप एक नजर मार के जाना एग्जाम में, इसमें से आपको डायरेक्ट कई बार क्या होते हैं क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और एग्जाम में भी इसी में से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया वैसे भी हो जाएगा कि हमें क्लासिफिकेशन बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, तो क्लासिफिकेशंस आप इसमें से देख के जाना। ये क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, और अदरवाइज भी आपको कैश बुक लिखने में भी इसमें से थोड़ी मदद मिलती है। हालांकि थोड़ा ये और ज्यादा ही एडवांस है। आप अगर नॉर्मल जैसे मैंने आपको थ्योरी में नोट्स दिए हैं, अगर वो भी पढ़ोगे तो कैश बुक तो आप लिख पाओगे। उसके अलावा कुछ इसमें और भी हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए चैप्टर नंबर 3 आपको मिल जाएगा। कैश बुक के लिए जो मैक्सिमम मैं बताऊंगा आपको, जो मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, दे आर सफिशिएंट, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए, कैश बुक में क्या है कि आपको स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस से, क्लोज करना है, उसका सर्टिफिकेट देना है, फिर डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस निकालनी है, तो वो सारी एंट्रीज है। उसके बीच में बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, लाइक रेड पेन एंट्रीज आती हैं, टेम्परेरी एडवांस की एंट्री आती है, इंटरेस्ट की एंट्री आती है, चालान्स की एंट्री आती है, ठीक है जी, टेंडर रिजेक्शन की एंट्री आती है, आरएबल की एंट्री आती है, कैश बुक की एंट्री आती है। कुछ आपने नॉर्मल पेटी परचेजेस किए, लाइक कुछ स्टेशनरी खरीदी, कुछ खरीदा, टेम्परेरी एडवांस में भी छोटे छोटे पेमेंट होते हैं, उनकी एंट्रीज हैं। टेम्परेरी एडवांस जब आप देते हो जनरली वो कैश में ही देते हैं, लेकिन आप सेल्फ चेक काट के वैसे भी पेमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए सेल्फ चेक काटना पड़ता है। अल्टीमेटली कैश में ही जाता है, टेम्परेरी एडवांस और इंटरेस्ट दोनों कैश की ट्रीटमेंट होती है, उसकी एंट्रीज। कुछ रेड पेन एंट्रीज होती हैं सिलेक्टेड, वो रेड पेन से ही करनी होती है आपको, वो सिर्फ यहाँ पे होता है CPWA 1 में, और नॉर्मल कैश बुक में रेड पेन हमारा यूज नहीं होता। यहाँ पे रेड पेन एंट्रीज भी आपको करनी पड़ती है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड रेड पेन एंट्रीज हैं, ज्यादा नहीं है आपकी, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो सब आपको याद आ जाएगा, ठीक है जी। स्टार्ट हम लोग करते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस से, उसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज और भी होती हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन में सारी एंट्रीज एक साथ मिल जाएंगी। लाइक उसमें आरएबल की भी एंट्रीज होगी, उसमें सैलरी की भी एंट्रीज होगी। एक महीने में जो एंट्रीज मैक्सिमम होती हैं वो हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। ओके जी, तो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। पहली बात, ओपनिंग बैलेंस हम निकालेंगे। कुछ आइटम्स आपको ओपनिंग बैलेंस में लेने, कुछ नहीं लेने। जो नहीं लेने उनको हम हटा देंगे, जो सेलेक्ट करने हैं ओपनिंग बैलेंस के वो आइटम्स हम ले लेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद चेक है आपका, चेक जो आप इशू करोगे वो 11 नंबर से आप चेक काटोगे, 10 नंबर में उसका अमाउंट लिखोगे तो चेक हो गया, चेक आएगा। चेक अगर इशू करोगे तो उसको कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, तो इशू करते टाइम प्लस वैल्यू है, अगर कैंसिल करना पड़ा बाई चांस किसी रीजन से तो माइनस एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, तो नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चेक, ठीक है जी। उसके बाद रेड पेन एंट्री मैंने आपको बताया, बहुत सारी रेडिंग से एंट्रीज होंगी, वो देखेंगे हम लोग। रेड पेन से एंट्रीज कैसे करनी, क्या करनी, कहाँ करनी है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उससे कैश पे असर पड़ेगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीज। रेड पेन एंट्रीज रिमार्क्स एंट्रीज होती हैं, उसका आपके क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद एक सब कैश टेस्ट होती है। सब कैश बुक मैंने आपको बताई, GR6 जो है आपकी, लाइक हमने मेन कैश बुक से चेक काट के दे दिया, अब वो अनडिलीवर्ड जो अमाउंट है, अनडिसबर्स जो अमाउंट है, वो सब कैश बुक में मेंटेन होता है, जो आपका ग्रेड 2 या जो भी वहां पे स्टाफ है वो मेंटेन करता है।
तो यहाँ पे दोनों कैश बुक लिखी जाती है। उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, उसमें कुछ अनडिसबर्स अमाउंट रह गया, अनडिसबर्स अमाउंट रेगुलर स्टाफ का उसमें बच जाता है, उसका ट्रीटमेंट हमें कुछ नहीं करना होता, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर वहां से कोई रिफंड आता है तो हम उसको अपनी कैश बुक में लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है रेवेन्यू स्टैम्प्स की बात है, या रेवेन्यू स्टैम्प परचेज किए जाते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प आपको पता है कैश में ही परचेज किए जाते हैं। आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहां पर रेवेन्यू स्टैम्प आपको कैश के बदले ही मिलेगा, चेक से नहीं मिलता है। तो रेवेन्यू स्टैम्प आप कैश दोगे, उतने 1 रुपी ईच का रेवेन्यू स्टैम्प होता है, वो आपको उसके बदले में उतने रेवेन्यू स्टैम्प दे देंगे। ठीक है जी। आपने उसको एक्विटेंस रोल पे पेस्ट किया और वहां से आपने क्या किया, इंडिविजुअल स्टाफ से 1-1 रुपए वापस ले लिया, दैट इज नोन एज सेल ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प। परचेज करोगे तो कैश कम हो जाएगा, सेल करोगे तो कैश आपका बढ़ जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट होते हैं कैश के, तो दोनों एक तरह से कैश ही होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस पोस्ट सिस्टम की बात आती है। सर्विस पोस्ट सिस्टम जो है वो सी कैटेगरी का चेक आप काटते हो और पोस्ट ऑफिस जाके उसको चेक हैंडओवर करते हो, वो आपको सर्विस पोस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। सर्विस पोस्ट सिस्टम ऑलवेज चेक से ही खरीदे जाते हैं, तो उसका आपको हमेशा चेक काटना पड़ेगा। कभी भी कैश में आप ना तो पेमेंट करोगे ना पेमेंट हो सकता है उसका। सर्विस पोस्ट सिस्टम खरीदने के लिए आपको पोस्ट मास्टर के नाम से चेक देना पड़ेगा, एंड दैट ऑल्सो सी कैटेगरी चेक। तो आपको सिर्फ चेक काटना है, ये पता होना चाहिए। कभी भी कैश में एंट्री उसकी नहीं करेंगे सर्विस पोस्ट सिस्टम की। रेवेन्यू स्टैम्प हमेशा कैश में खरीदा जाएगा, दोनों का डिफरेंस है। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में कहीं सर्विस पोस्ट सिस्टम दिखाई भी देगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही लिए जाते हैं। ठीक है, जो 4 नंबर कॉलम की एंट्रीज होती हैं वही लिए जाते हैं, तो उसमें कभी भी सर्विस पोस्ट सिस्टम नहीं लेंगे आप। उसके बाद बात आएगी जी सेल्फ चेक काटा जाएगा। यहाँ पे सेल्फ चेक क्या होता है, बी कैटेगरी चेक जो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम या डिवीजन ऑफिसर के नाम बेसिकली सेल्फ चेक होता है। सेल्फ चेक काटेंगे तो आप बैंक से पैसे ड्रॉ करके ला सकते हो, कैश ला सकते हो और फिर कैश पेमेंट कर सकते हो किसी को भी। किसी को इंप्रेस देना है, किसी को टेम्परेरी एडवांस देना है, तो आप उसके लिए कैश पेमेंट कर सकते हो। वो क्या है आपका सेल्फ चेक के थ्रू आपको पॉसिबल है। सेल्फ चेक का कुछ स्पेशल यूज भी है, वो भी बताएंगे। जब आपको पैसे जमा करने होते हैं तो योर सेल्फ का चेक कटता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। उसमें 6.3.5 पर है, उसमें आता है। देन टेम्परेरी एडवांस है और परमानेंट इंप्रेस्ड है। एडवांस टेम्परेरी होता है, इंप्रेस परमानेंट होती है। ठीक है, टेम्परेरी एडवांस क्यों दिया जाता है, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कोई ओवरसीयर या कोई जेई कहीं पे साइट पे जा रहा है, उसको कुछ पेमेंट करनी है, उसको हमने कुछ पैसा दे दिया, उसने जाके पेमेंट किया और आके हिसाब दे दिया। ठीक है, जैसे ही पेमेंट हुआ वन टाइम उसने हिसाब दिया, हम उसी समय टेम्परेरी एडवांस को क्लोज कर देते हैं, इसलिए उसको टेम्परेरी बोला जाता है। ठीक है, 2-3 पेमेंट कैश की छोटी छोटी कुछ पेमेंट थी, स्टॉक की थी या लेबर को कुछ मस्टर रोल पेमेंट किया, वट एवर इट इज, छोटी मोटी जो कैश की पेमेंट उसने करी, आपको लाके वोचर्स दे दिए, आपने उसी समय एडजस्टमेंट करके और जो बैलेंस पैसे थे वो दे या ना दे, क्वेश्चन में बताया या ना बताया, आप उससे हाथ पकड़ के वापस लोगे। अगर आपने उसको 500 रुपए पहले दिए थे, 400 रुपए उसने खर्च किए, तो 100% उससे आप 100 रुपए वापस लेना ही लेना है, क्वेश्चन बताए या ना बताए। कैश रिफंडेड में आपको 100 रुपए डालने ही डालने और उससे लेने भी है, फिजिकली भी लिए जाते हैं। तो टेम्परेरी एडवांस इसलिए बोला जाता है वन टाइम होता है, वन टाइम उसने वाउचर दिए, दैट्स ऑल, क्लोज कर देते हैं। और उसकी एक रिमार्क्स एंट्री भी देते हैं कि हमने टेम्परेरी एडवांस क्लोज कर दिया। उसमें उसका बाइफर्केशन बता देते हैं कि ये पैसे ले गया था, इतने का इसने पेमेंट किया और ये बैलेंस नील है, खत्म। बाकी बैलेंस जो है रिफंडेड, दैट्स ऑल। परमानेंट इंप्रेस जो होती है उसको परमानेंट इसलिए बोला जाता है कि वो बार बार रिपीट होती रहती है। किसी जेई के पास, किसी एई के पास, कई लोगों के पास इंप्रेस हो सकती है, वो रेगुलरली पेमेंट करते रहते हैं। तो जो भी आपका इंप्रेस, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स में, दिल्ली गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक इंप्रेस कैशियर के पास होती है, 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है वो उसके पास होता है। कुछ एजेंसी में कुछ परचेज करना है तो एचओडी या हेड ऑफिस आपका बोलेगा कि भाई ये इमीडिएटली खरीद के लाओ, तो इंप्रेस में से पैसे निकालेगा और तुरंत खरीद के लाके सामान रख देगा, बाद में उसका वाउचर लगाएगा और इंप्रेस जो होती है आपकी वो रिकूप हो जाती है। ये सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। उसमें कंडीशन क्या होती है, 31 मार्च को 100% आपकी इंप्रेस जो है वो रिकूप्ड होनी चाहिए। ये सिस्टम कहता है, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ये कहता है कि वो 31 मार्च को उसमें पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उस समय वो रिकूप हो जानी चाहिए उस डेट में। बाकी साल में कई बार होती है रिकूप। 20,000 रुपए उसमें 10,000 का कुछ खर्चा किया, वो चला के दे दिया, फिर 10,000 उनको वापस दे दिए गए, फिर कुछ खरीदा, फिर रिकूप कर दिया। इस तरह से इंप्रेस इस तरह से चलती रहती है। यहाँ पे इंप्रेस क्या होता है, पीडब्ल्यूडी में कई लोगों के पास अलॉटेड होती है। लाइक अगर 10,000 रुपए आपके पास है तो 2,000 कोई रखा है, 5,000 कोई रखा है, 3,000 कोई रखा है, इस तरह से अलग अलग लोगों को, क्योंकि अलग अलग लोगों को पेमेंट करनी होती है कैश में। इंप्रेस और टेम्परेरी एडवांस हमेशा कैश में चलते हैं, ये ध्यान रखना। ये कैश पेमेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं, इनका चेक पेमेंट मतलब चेक इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो ये परमानेंट इंप्रेस क्यों जाती है, क्योंकि परमानेंट होती है। आपने किसी को जेई को दिए 5,000 रुपए, उसने जाके पेमेंट करी, आपको वाउचर दे दिए, आप फिर उसको 5,000 रुपए दे दोगे, फिर उसके पास परमानेंट इंटैक्ट बनी रहेगी। बंद कब होगी, जब
या तो काम खत्म हो जाए, या डिवीजन ही बंद हो जाए, या फिर जिसको आपने इंप्रेस दे रखी है उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो वो सरेंडर करके आपको हिसाब देके तब वहां से रिलीव होगा। तो इस केस में ही इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करते हैं तो इसकी भी हम रिमार्क्स एंट्री, रेटिंग एंट्री बनाते हैं। जैसे टेम्परेरी एडवांस की बनाई वैसे ही इंप्रेस की भी हम क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे। जो भी उसके पास बैलेंस है वो वापस लेते हैं, जो उसने खर्चा किया उसको हम खर्चे में चढ़ाते हैं और क्लोज कर देते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है जी। तो परमानेंट इसलिए बोलते हैं कि बार बार रिकूप करते रहते हैं। टेम्परेरी एडवांस में क्या वन टाइम है, उसने बिल दिए और उसका हिसाब किताब क्लोज कर देते हैं, रेटिंग एंट्री भी उसी समय कर देते हैं। परमानेंट इंटरेस्ट में एक चीज और होती है कि परमानेंट इंटरेस्ट जब हम फर्स्ट टाइम देते हैं तो कैश में देते हैं, उसके बाद उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये खास बात है। मान लो आपने किसी जेई को 5000 रुपीज दिए, वो पेमेंट कर रहा है, उसके यहाँ पेमेंट की जो पीरियोडिक है, जो समय है या अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। 5000 की जगह उसको 6000 कर देंगे। तो पहली बार 5000 लेके गया, उसने कहा बहुत पेमेंट करनी पड़ती है, मुझे अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ रहा है, तो मेरी इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। तो 5000 लेके आएगा वो, पता चला उसने 5.5 की तो पेमेंट ही कर दी है, तो उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं। ये डिवीजन ऑफिसर के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंप्रेस बढ़ाई भी जाती है, रिड्यूस भी की जाती है। दोनों केस में रेटिंग एंट्री होती है, रिमार्क्स एंट्री होती है। जब भी एनहांस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तब भी एंट्री होती है। एक तो आपने जब ग्रांट करते हैं फर्स्ट टाइम, तब रेड पेन एंट्री करनी, इंप्रेस हो या टेम्परेरी एडवांस हो। जब फर्स्ट टाइम ग्रांट किया जाता है तो हम तिजोरी से कैश निकाल के उसको देते हैं, उससे एक हैंड रिसीट ले लेते हैं रिकॉर्ड के लिए कि हमने इसको इशू कर दी। ठीक है। उसकी एंट्री हम रेड पेन से करते हैं, उसका कोई पेमेंट की एंट्री हम नहीं दिखाते हैं। जब हम किसी को टेम्परेरी एडवांस देंगे, परमानेंट इंप्रेस देंगे, तिजोरी में से कैश निकाल के देंगे, उससे साइन करा के कागज रख लेंगे। कोई पेमेंट की एंट्री नहीं दिखाई जाती कि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ को ही तो दे रहे हैं पैसा, उसके फर्दर पेमेंट करने के लिए। जब वो पेमेंट करके आएगा, वाउचर देगा, उस वाउचर की एंट्री हम करते हैं 8 नंबर कॉलम में, और 9 नंबर में कैश पेमेंट उसको दिखाते हैं, और उतना पैसा उसको वापस कर देते हैं अगर वो इंप्रेस्ड है तो। ठीक है। अगर उसकी इंप्रेस रिड्यूस करनी है तो फिर बैलेंस अमाउंट देते हैं, अगर इंप्रेस बढ़ानी है तो भी फिर बढ़ा के अमाउंट जो होता है वो देते हैं। इस तरह से टेम्परेरी एडवांस में क्या होता है, वन टाइम होता है, हमने उसको पेमेंट के लिए पैसे दिए, कैश दिया, हमने हैंड रिसीट लेके रख ली अपने पास, कोई एंट्री उस समय नहीं करी, रेड पेन से एक रिमार्क्स एंट्री दे दी कि हमने इसको ग्रांट कर दिया, दैट्स ऑल। जब वो वाउचर लेके आएगा, उससे वाउचर लेंगे, और तब हम वो वाउचर की एंट्री यहाँ पे दिखाएंगे कि ये इस चीज के लिए कैश पेमेंट हो गया जी। जिस डेट में लाएगा वाउचर, उस डेट में हम एंट्री उसको कर देंगे। जब ग्रांट किया था तब रेड पेन से एंट्री कर देंगे, उस डेट में एंट्री हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी है 9 नंबर कॉलम में लिख के, और 12 नंबर उसका क्लासिफिकेशन दे देंगे। जो बैलेंस उसके पास बचेगा टेम्परेरी एडवांस के केस में, उससे वापस ले लेंगे, क्लोज कर देंगे। इंप्रेस्ट में उसको अगेन पैसा दे देंगे। ये फर्क है, दोनों कैश में चलता है, बस ये बात, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। और उसके बाद 6.3.5 पैरा है जिसमें गवर्नमेंट रिसीट्स आती हैं आपकी। 6.3.5 पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट रिसीट्स आई हैं, जैसे हम लोग क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट रिसीट आए आपको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर उसको डिपॉजिट करना होता है बैंक में। ठीक है जी। जितना जल्दी हो सके आपको उसको बैंक में डिपॉजिट करना है। कोई भी गवर्नमेंट यूज आते हैं, सेल ऑफ टेंडर फॉर्म में, आरटीआई का पैसा, व्हाटएवर इट इज, अगर आपके पास कैश आ रहा है या डीडी आ रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, बैंक में जमा कराना चाहिए। यहाँ पे ये सुविधा है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है आप उसको ड्यूरिंग द मंथ छोटे छोटे पेटी पेमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो उतना फिर आपको चेक काटने से आप बच जाते हो, ये फायदा होता है। उतने फिर आपको चेक कम काटने पड़ते हैं। छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। ठीक है। चेक काटने का मतलब हमें सेल्फ चेक काटा, फिर पैसे लाए, फिर उसको पेमेंट किया, उसकी जगह जो रिसीट आ गई उसको हम ड्यूरिंग द मंथ यूज कर सकते हैं। कौन सी रिसीट, जो ड्यूरिंग द मंथ रिसीट आती है उसको ड्यूरिंग द मंथ पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि जो ओपनिंग बैलेंस में पैसा पहले से रखा था उसको यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। ओपनिंग बैलेंस में 10,000 रुपए आपके पास है, वो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। सिर्फ जो आपको ड्यूरिंग द मंथ पैसा मिला है उसी को यूज करेंगे ड्यूरिंग द मंथ पेमेंट के लिए, और वो भी कंडीशन के साथ कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका महीना खत्म होगा उतने का एक सेल्फ चेक काट के आप बैंक में जमा कराओगे, एंड दैट सेल्फ चेक इज योर सेल्फ चेक। ठीक है। जो बैंक के नाम हम लोग जनरली देके आते हैं, हम लोग को कुछ अगर एफडी वगैरह करना होता है तो योर सेल्फ का चेक काट के देके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस तरह से, या आपको कोई लोन रिपेमेंट करना हो तो योर सेल्फ का चेक काट के देके आते हैं बैंक के नाम से, उस तरह का। तो ड्यूरिंग द मंथ जो रिसीट आई है उनको हम ड्यूरिंग द मंथ छोटे मोटे पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल पावर पैरा 6.3.5 CPWA जो आपकी है उसके हिसाब से हमें मिलता है। आपके सारे चैप्टर जो है वो CPWA जो कोड आपकी बुक है उसके हिसाब से चलते हैं। उसके पैराज जो है वो आपके, जैसे आप कैम में यूज करते थे उसी तरह से यहाँ पे CPWA कोड यूज करोगे। आपको पूरी पढ़नी चाहिए कायदे से, उसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और कैश का क्वेश्चन उसमें, और वर्क्स का चैप्टर, कैश का चैप्टर उसमें है, तो आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, क्योंकि वहां से थ्योरी आएगी तो पैरा वाइज आपको लिखना होता है। एज पर पैरा 6.3.5 ये होना चाहिए जी। ठीक है।
और बुक का नाम लिखेंगे CPWA कोड। ओके जी, CPWA कोड में से ये फला फला पैरा ये कहता है उसके हिसाब से। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के आते हैं, पिछली बार काफी थ्योरी आई थी। चलो जी, उसके बाद कुछ स्टोर्स या गुड्स परचेज करते हो आप, उसकी एंट्रीज होंगी। तो गुड्स कुछ परचेज करेंगे हम, वो देखेंगे कैसे परचेज करते हैं। कुछ डिक्रीटल अमाउंट होता है, लाइक कोर्ट की डिक्री आई उसका पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करना है। तो कोर्ट की डिक्री का पेमेंट कैसे करना है, वो 11 नंबर से हम चेक काट के पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसका हेड क्या होगा वो भी यूज होगा, डिक्रीटल अमाउंट क्या होता है, ठीक है। कोई कोर्ट का डिक्री ऑर्डर आ गया, उसके लिए आपको एवज में कुछ पेमेंट करनी है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं, हमारे यहाँ चार्ज एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ओके, तो डिक्रीटल अमाउंट क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर, वो पे करना ही करना है आपको। चलो जी, टूल्स एंड प्लान्स या मशीनरी इक्विपमेंट है वो लॉस्ट हो गया, उसकी एंट्रीज हम लोग करते हैं। टूल्स एंड प्लान्स लॉस्ट हो गया, उसकी ट्रीटमेंट दिखाते हैं। अगर आपको उसकी बुक वैल्यू दे रखी है तो 10% आपको एक्स्ट्रा उसमें शो करना पड़ता है, लाइक सुपरविजन चार्जेस। तो टूल्स एंड प्लान्स लॉस्ट की एंट्री आती है। अगर अमाउंट दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, जितना अमाउंट हम टूल्स एंड प्लान्स लॉस्ट का खर्चे में हम दिखा देते हैं, और दैट्स ऑल। अगर बुक वैल्यू दे रखी है टूल्स एंड प्लान्स की, एक क्वेश्चन जैसे है उसमें, तो उसमें 10% एक्स्ट्रा की एंट्री हम और करते हैं। कौन से हेड में बुक करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है जी। कैश लॉस्ट हो जाता है, कैश खो गया, जैसे मान लो कुछ कैश खो गया, तो एक लिमिट तक तो ठीक है कि इसको रिकूपमेंट हो सकता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा, एज पर जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल में दिया हुआ है, एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाता है, डेफिकेशन ऑफ लॉसेस करके एक उसमें पॉइंट है जीएफआर में, तो वो आपको हेड ऑफ ऑफिस को या सीनियर्स को रिपोर्ट भी करना होता है कि भाई यहाँ चोरी हो गई, इतने अमाउंट से ज्यादा का चोरी हो गई, ठीक है। सरप्राइज चेक होता है, तो एक लिमिट तक तो है कि हाँ भाई कैशियर की चेकिंग हुई और इतना कैश कम पाया गया, तो अगर भरपाई कर देता तो बात खत्म है। अदरवाइज उस पर इतने अमाउंट से ज्यादा का अगर वहां पे कमी दिख रही है तो उस पर कुछ एक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कैश लॉस्ट है, मान लो 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, काउंटिंग में कम पड़ रहे हैं या लॉस्ट हो गया, तो उसकी हम सस्पेंस में बुकिंग दिखा के उसको फॉर द टाइमिंग एक्सपेंडिचर में बुक कर देते हैं। कैश एक्सेस भी हो सकता है, कैश फाउंड एक्सेस। तो एक्सेस एसेस तो होता नहीं है, कोई रिसीट आपके पास आई है, वो आपको पता नहीं किस चीज की रिसीट है, और वो पैसा आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज कैश फाउंड एक्सेस। उसको हम रिसीट साइड में दिखा देते हैं। लॉस्ट होएगा तो एक्सपेंडिचर बुक कर देंगे, और एक्सेस होगा तो रिसीट बुक कर देंगे। इसका मतलब कोई ना कोई रिसीट है वो, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर बुक करते हैं तो उसको सस्पेंस में बुक करते हैं। 2059 यहाँ सस्पेंस है, MPWA, उसको हम पेमेंट साइड में दिखा के लॉस्ट का जो भी आइटम, टूल्स एंड प्लान्स लॉस्ट है, या आपका कैश लॉस्ट है, या स्टोर्स खो गया, आपका चोरी हो गया, सारा जो है आप सस्पेंस में बुक करते हैं। 2059 पब्लिक वर्क्स सस्पेंस या MPWA मिसलिनियस पब्लिक वर्क्स सस्पेंस अकाउंट में हम बुक करते हैं, ठीक है। अगर कुछ एक्सेस आ जाता है पैसा, कैश फाउंड एक्सेस सरप्लस, तो हम क्या करेंगे, उसको रिसीट साइड में दिखाते हैं और बुक करते हैं 8443 सिविल डिपॉजिट्स में, ठीक है। लॉस्ट 2059 सस्पेंस में और रिसीट 8443 सिविल डिपॉजिट। ओके जी, तो ये सब एंट्रीज आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी, इसलिए मैं पहले आपको आइडिया दे रहा हूँ। कुछ मान लो चालान रिसीव हुआ आपके पास, आपका कोई सब डिवीजन ऑफिस है या कोई और ब्रांच है, आपकी ब्रांच ऑफिस है, वहां पे कुछ रिसीट आई, ठीक है, कुछ रिसीट आई। अब वो रिसीट मेन कैशियर के पास नहीं आ पाई, ओके, थोड़ा डिस्टेंस है या व्हाटएवर इट इज, सेम डे आपके पास नहीं आ पाई, तो वहां आपका कोई जूनियर है, वो आप क्या करेगा, आपके बिहाफ पे बैंक में जमा कराएगा। बैंक में जमा कराएगा, चालान की कॉपी 3 होती है, एक बैंक को देगा, एक पीओ को देगा, एक आपके पास पहुंचा देगा। तो आपको उसको मेन कैश बुक में एंट्री करनी है। तो आप ये ट्रीटमेंट दिखाओगे कि मैंने खुद रिसीव किया है, मैंने खुद उसको पेमेंट किया है। तो हम रिसीट साइड में भी रिसीट दिखा देंगे किस चीज का पैसा मिला है, लाइक आरटीआई हो सकती है, सेल प्रोसीड्स ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं, पुराना कोई फर्नीचर बेचा, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, कुछ भी जो बेचा उसके एवज में पैसा आया। पैसा आया, आपकी जूनियर ने क्या किया, उसको उठा के सीधा बैंक में जमा कर दिया और चालान की कॉपी आपको दे दी कि भाई इसको मेन कैश बुक में एंट्री कर लो। तो हम उसका ट्रीटमेंट चालान का कैसे करते हैं, सेम डे में इधर भी दिखाते हैं, सेम डे में इधर भी दिखाते हैं, दैट्स ऑल, कि हमें ये पैसा मिला है, किस चीज का मिला है वो हम यहाँ दिखाते हैं, उसका हेड बता देते हैं क्लासिफिकेशन रिसीट में। और जमा जब करते हैं तो 8782 आपका जो रेमिटेंस का हेड है उसमें हम यहाँ पे रेमिट कर देते हैं बैंक में। ऑलरेडी रेमिट हालांकि हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो एंट्री इसी तरह से होती है कि हमें मिला और हमने बैंक में जमा कराया, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है चालान का। ओके जी, अदरवाइज वो पहले से बैंक में जमा अमाउंट, आपको अलग से जमा करने नहीं जाना, आपके किसी सबऑर्डिनेट ने आपके बिहाफ पे जमा कर दिया, राइट। चलो जी, एक आता है टेंडर फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेंडर फॉर्म आपके पास 3 आए, 4 आए, 5 आए, आपने डिसाइड कर लिया एक बंदे को देना है, तो बाकी 4, 5, 6 जो है उनका टेंडर रिजेक्ट करना है। टेंडर जब भी रिजेक्ट होता है तो बाकियों का पैसा वापस करते हो, तो अगर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वापस कर दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चेक लेके आया, हमने चेक उसको वापस कर दिया, कोई डीडी लेके आया, हमने उसको डीडी एज इट इज वापस कर दिया, कोई कैश लेके आया था, हमने उसको कैश वापस कर दिया। अगर फॉर्म सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। रिफंड के टाइम पे आप किसी से कैश ले रहे हो लेकिन दे रहे हो चेक में, तब आपको एंट्री यहाँ पे करनी पड़ती है।
तो रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स के केस में बाकी लोगों को जिनको दे दिया उनसे कोई बात नहीं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी लोगों को अगर आप टेंडर जिनका रिजेक्ट कर रहे हो उनको अगर पेमेंट अदर देन मोड जिससे आपने लिया है वो दे रहे हो तो फिर आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। कैश लिया कैश वापस कर दिया, चेक लिया वापस कर दिया, डीडी लिया वापस कर दिया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने रिसीट जो है टेंडर फॉर्म बेच के वट एवर इट इज कैश लिया या डीडी लिया और पेमेंट आप कर रहे हो चेक से, तो आपको कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज सेम डे की बात, अदर देन डे की बात तो होगी नहीं, क्योंकि आपने आज टेंडर लिया कल रिजेक्ट किया, फिर तो आपको 100% एंट्री इसमें करनी है जिस दिन आपने लिया उस दिन, और अगले दिन जब भी लेना है तब तो कैश बुक में एंट्री करनी है। ये एंट्री तभी इंपॉर्टेंट है जब सेम डे रिजेक्शन होता है, सेम डे रिजेक्शन होता है उसी की एंट्रीज आपको मिलती है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर मोड ऑफ रिसीट और पेमेंट सेम है तब तो कोई एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। जो रिजेक्शन आपने किया, जिसका ले लिया पैसा उसका तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, जिसका पैसा आपको मिल गया है उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकियों का आपको क्या करना है, सिंपली सेम मोड है तो कोई दिक्कत नहीं, अदर देन है तो फिर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपने चेक लिया या कैश लिया वट एवर इट इज, और यहाँ पे अगर आप चेक से पेमेंट दे रहे हो उसको तो अलग से चेक काटना पड़ेगा। तो ये भी एंट्री आएंगी और ये भी एंट्री आएंगी, ये ध्यान रखना। चलो जी, और इसमें क्या एंट्री आ सकती है, रनिंग अकाउंट बिल की एंट्री आएगी। रनिंग अकाउंट बिल आप पहले कर चुके हो, उसमें हम क्या करते थे, कुछ ग्रॉस अमाउंट हमारा आता था के माइनस प्रीवियस के, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। उसमें आपको आरए बिल जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आरए बिल में आप क्या करते थे, ग्रॉस अमाउंट होता था आपके पास। पहले ग्रॉस अमाउंट के लिए आप क्या करते थे, के निकालते थे, अप टू डेट पेमेंट निकालते थे, राइट, उसमें से प्रीवियस के माइनस करते थे। ये फंडा लोगों को समझ में नहीं आता, कैश बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो नहीं पता चलता, आरए बिल पढ़ के जब यहाँ आएंगे तभी समझ में आएगा। अप टू डेट पेमेंट के होता था, प्रीवियस बिल तक का पेमेंट क्या होता था, प्रीवियस के होता था। आप क्या निकालते थे, के माइनस प्रीवियस के, जो मुझे अब पेमेंट करना है, सिंस प्रीवियस पेमेंट जो है वो के माइनस प्रीवियस के होता था। और इसको एक चेक करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफ प्लस डी प्लस ई माइनस 5b, ये चेक करने का फॉर्मूला भी आपको बताया। निकालना तो आपको ऐसे ही होता है के माइनस प्रीवियस के करके, ये क्रॉस चेक करने के लिए होता है, राइट। चलो ये भी ध्यान रखना, काम आएगा इसमें भी। तो ग्रॉस अमाउंट आपके पास आ गया, ग्रॉस अमाउंट में क्या करना है आपको, ग्रॉस अमाउंट में से रिकवरीज आपको दिखानी होती है आरए बिल की। रिकवरीज आपके पास दो तरह की होती है, 8A और 8B। 8A की रिकवरीज मैंने आपको बताई है, 3 होती हैं। लाइक मटेरियल की रिकवरी है वो रिस्क एंड कॉस्ट है, याद करने की जरूरत नहीं, 3 ही है। और क्या है, फाइन फॉर बेटर वर्क। बाकी जितनी रिकवरीज आ रही हैं सब आप कहां डाल दोगे, 8B में डाल दोगे। ठीक है, मान लो ग्रॉस अमाउंट आपका आ गया से 50,000 आ गया, 50,000 आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं, आप 1-2 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। 8A की रिकवरीज अगर कुछ है, मान लो 2,000 रुपए की रिकवरीज है फॉर एग्जाम्पल, और 8B की रिकवरीज क्या है आपकी, 8B की रिकवरीज मान लो 5,000 फॉर एग्जाम्पल। 8B में जीएसटी हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, आपने सारी एंट्रीज आरए बिल में कर रखी हैं। अब यहाँ पे आपको उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, एक तरह से आरए बिल की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उन हेड्स के नंबर देने पड़ेंगे, मेजर हेड देना पड़ेगा। ठीक है, किस किस हेड में आप बुक कर रहे हो, राइट। चलो जी, तो हम क्या करते थे उसमें, ग्रॉस अमाउंट जो आता था के माइनस प्रीवियस के, उसमें से ये माइनस करते थे, ये माइनस करते थे, और क्या निकल के आता था, चेक अमाउंट निकल के आता था। चेक अमाउंट को क्या बोलते थे, 8C बोलते थे, राइट। तो कितना आ जाएगा, 45, 43,000 का चेक अमाउंट आ जाएगा। ओके, करेंगे कैसे, एंट्रीज कैसे करेंगे, हम पहले 4 नंबर में जाएंगे, 4 नंबर में, और यहाँ पे 9 नंबर में ऊपर दिखा देता हूँ, ये तो क्लियर आपका, ये हटा देते हैं। ग्रॉस अमाउंट में से पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, चेक अमाउंट आपके पास आ गया, सारी चीजें आ गई, 8A की रिकवरीज, 8B की रिकवरीज सब आपने निकाल लिया। ठीक है जी, चेक अमाउंट भी निकल आया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बाय पेमेंट ऑफ डिटेल में करेंगे इसको, आरए बिल टू जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपका, कॉन्ट्रैक्टर टी मान लो, फॉर वर्क का नाम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स। शॉर्ट में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन में आपका 3 लाइन में हो जाएगा, राइट। एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए आज ही बता देता हूं। जो 8B की रिकवरीज है, इसका टोटल आप लिखोगे 5,000 यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, चेक काट के देना। आरए बिल का कभी कैश पेमेंट नहीं करना, सैलरी बिल का कभी कैश पेमेंट नहीं करना, हमेशा चेक कटेगा। 11 नंबर में आप लिखोगे चेक अमाउंट, यहाँ पे चेक अमाउंट आता है ना 43,000 का, चेक काटोगे। और वर्क का नाम जो भी है, जैसे स्टाफ क्वार्टर्स होता है 4216, और हम लोग इसमें डिटेल में चलेंगे आगे, इसका मेजर रेट आ जाएगा। ये जो 5,000 आपने काटे, किस चीज के काटे,
ये 4 एंट्रीज के काटे, ये 4 एंट्रीज आप लिखोगे टू रिकवरीज फ्रॉम, कौन सा था जी, सेकंड आरेबल जो भी था, आरेबल ऑफ श्री टी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था। और वो 5,000 का आपको यहां पे हिसाब देना है कि जी इनकम टैक्स इतना है, 2,000 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जीएसटी इतना है 200 रुपए में, वैसे बता रहा हूं, एसजीएसटी इतना है, ठीक है, और भी जो है इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है मान लो, जो 8B की रिकवरी है आपकी कितना हो गया, इस तरह से बाइफिकेशन आपको दिखाना है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो 4 - 9, ये क्या है 4 है, ये 9 है, नलीफाई हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट आएगा भी नहीं, ठीक है। ना ये कैश पेमेंट है ना ये रिसीट है, ये ध्यान रखना, ना ये रिसीट है ना ये पेमेंट है, कैश पेमेंट 9 नंबर कॉलम में करना पड़ता है क्योंकि आपको इसकी बुकिंग दिखानी है। तो ये जस्ट एक बुकिंग एडजस्टमेंट आप कह सकते हो। तो अल्टीमेटली चेक इतने का कट रहा है। अदर हेड की रिकवरी, इसमें 8A मत जोड़ देना, सिर्फ 8B की रिकवरी जिनका आपको हेड अलग से पता होता है वो 8B की रिकवरी है। कोई अदर वर्क की भी रिकवरी हो सकती है, जैसे ये वर्क है यहाँ से 4210 का कोई उसका और काम चल रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को हमने दे रखा है, उसका भी हमें रिकवरी करनी है, वो भी 8B हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी रिकवरीज 8B में आती है। इनका सबका टोटल यहाँ आएगा और बाइफर्केशन यहाँ पे आएगा, दैट्स ऑल। और इन बाइफर्केशन का फिर आपको यहाँ पे हेड भी देना पड़ेगा, जो भी है बाइफर्केशन इनके आपकी क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, छोटे छोटे लिख के। इस तरह से आपकी आरएबल की एंट्री होती है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सैलरी की एंट्री होती है, बिल्कुल सेम पैटर्न। सैलरी बिल में कोई फर्क नहीं। सैलरी बिल में भी क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट आता है, ग्रॉस अमाउंट आता है आपका, आप अपने ऑफिस में करते हो, ग्रॉस अमाउंट आता है, से 2 लाख रुपए आ गए। उसके बाद क्या करते हो आप, जब सैलरी का अमाउंट निकालो तब भी आप 8A भी करके ही निकालो, ठीक है। आपको बिल्कुल कभी डाउट नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8A में अब वहां क्या रिकवरीज हो जाती हैं, 8A मतलब सेम हेड की रिकवरीज, ठीक है। 8A वहां पे क्या हो जाएगा, आरएबल में तो 8A 8B मानते हैं, यहां भी आप उसको 8A 8B ही लिखो, 2A 2B भी लिख सकते हो समझने के लिए, लेकिन 8A 8B लिखो। मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है तो आप उसमें भी देख सकते हो, लेकिन अगर सेम रखोगे तो आपको कंसेप्ट एक जैसा ही लगेगा। सेम हेड की रिकवरी होती है, ये सेम हेड है आपका, सेम हेड मतलब जो सैलरी का हेड है, सैलरी का हेड यहाँ पे क्या होता है 2059 होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में सैलरी दी जाती है 2059 से, उसी हेड की रिकवरी है, सेम हेड या सैलरी का हेड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर एडवांस हो सकता है, ठीक है, कुछ ओवर पेमेंट हो सकती है, ओके जी, इस तरह की एंट्रीज हो सकती हैं। 8B की रिकवरीज में क्या हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, जीपीएफ हो सकता है, CGVGIS हो सकता है, ठीक है, HBA हो सकता है, MCA हो सकता है, यही सब तो रिकवरीज है। CGHS हो सकता है, लाइसेंस फीस हो सकती है, इनके सबके अलग अलग पर्टिकुलर हेड है। तो जब सैलरी में आएंगे तो सेम हेड की रिकवरीज में सिर्फ ओवर पेमेंट या एडवांस सैलरी आपने रिकवर कर ली, फर्स्ट एडवांस 1-2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है, और बाकी सब 8B में आपकी आ जाती हैं। तो 8A 8B उसको भी आप बोल सकते हो, तो सेम कॉमन हो जाएगा, आपको उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब सेम हेड की रिकवरी, मतलब सैलरी हेड की रिकवरी, मतलब 2059 की रिकवरी, ठीक है। वो आपको क्या करना है, 8A में डालना है। मान लो 2 लाख रुपए थे, आपने 10,000 यहां दिखा दिया ओवर पेमेंट का, और यहां दिखा दिया आपने 50,000, ये सब मिला के 50,000, तो दोनों माइनस कर दो, चेक अमाउंट निकल आएगा। जैसे आप आरएबल में कर रहे हो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप ये भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। कितना आ गया, 1,40,000, ये चेक अमाउंट हो जाएगा। तो अब ये चेक अमाउंट यहां आ जाएगा, चेक नंबर यहां आ जाएगा। अदर हेड की रिकवरी जैसे आरएबल की थी वैसे आरएबल की यहां आ जाएगी, और जैसे बाइफर्केशन यहां दिखाया वो यहां दिखा देंगे। ये सब ब्लू पेन से, नॉर्मल पेन से दिखाना है, रेड पेन नहीं चलेगा, यहाँ पे नॉर्मल पेन से एंट्री। तो आरएबल और सैलरी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। बस इनके आपको थोड़ा सा हेड याद कर लेना, कॉमन ही है, हर क्वेश्चन में यही आएगा। आरएबल में क्या है, आरएबल के इनकम टैक्स, जीएसटी, यही सब चीजें, छोटे मोटे और होते हैं, टूल्स एंड प्लान्स का कुछ रेंट ले लिया, कुछ ले लिया। और जो वर्क होता है वो आपको वर्क गिने चुने वर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स है, कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग है, इस तरह से ये सारे हेड्स हैं, कॉमन है, हर क्वेश्चन में लगभग वही है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आरएबल की पोस्टिंग कैसे करनी मैंने आपको बता दी, बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में आप करोगे। सैलरी बिल की एंट्री कैसे करनी वो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करनी है, ओके जी। कैश फाउंड शॉर्ट और कैश फाउंड एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एंट्रीज आपको इसमें मिलती है, ओके जी। अब इसके आगे चलेंगे।
चलिए, कैश बुक में सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस निकालना। ओपनिंग बैलेंस हम निकालना देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस में क्या है, कुछ कुछ आइटम्स आपको लेने हैं, कुछ आपको छोड़ने भी हैं, कुछ आपको जानबूझ के दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको छोड़ने हैं। तो मैंने आपको नोट्स में दिया है ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आइटम्स आते हैं, वो आइटम एक बार आपको नजर मारनी है, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। हर क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस देना है, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस में देखो, दीज आर द आइटम्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन कैश बुक एंड दीज आर आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड इन कैश बुक। तो अगर यही ध्यान रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन करते करते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखते ही बता दोगे। लीगल नोट्स एंड कॉइन्स हैं, बिल्कुल लेने हैं। काउंटरफिट खोटे सिक्के या नकली नोट है, नहीं लेने हैं। सॉइल्ड नोट्स हैं, थोड़े गले हैं, कोई बात नहीं, आरबीआई से चेंज हो जाएंगे, ले सकते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प तो कैश ही होता है, वो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बनता है। सेल्फ चेक है, बी कैटेगरी चेक के कोई सेल्फ चेक रखे हुए हैं या प्राइवेट सेल्फ चेक लिखा हुआ है, एक ही बात है, उसको आप लेंगे ओपनिंग बैलेंस में। सेल्फ चेक डिपॉजिटेड बाय डिवीजन ऑफिस इन ल्यू ऑफ कैश, वो भी एक ही बात है। चेक मिले आपको, डीडी मिले, बैंक ड्राफ्ट मिले, आईपीओ मिले, मनी ऑर्डर मिले, ठीक है जी, या कैश ड्रॉन इन फेवर ऑफ डीडी और डेजिग्नेशन फॉर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, ठीक है जी। गवर्नमेंट ड्यूज का कोई भी पैसा जो डिवीजन ऑफिसर के नाम से है, सरकारी पैसा, कोई भी रिसीट आपके पास आ रही है, वो आप इसमें ओपनिंग बैलेंस में लेंगे, ठीक है जी। डीएसीआर लेंगे, डिपॉजिट एट कॉल रिसीट। नॉर्मल जो डिपॉजिट रिसीट होती है वो नहीं लेंगे, एट कॉल रिसीट लेते हैं, जो जब भी आप कॉल करना चाहो, उसको कन्वर्ट करना चाहो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। दैट इज डॉन इन फेवर ऑफ डेजिग्नेशन टू बी एनकैश इन एनी बैंक, वो एनकैश तुरंत हो जाए जब भी आपको जरूरत पड़े। अनपेड वेजेस ऑफ वर्क चार्ज स्टाफ, दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक रेगुलर स्टाफ होता है, वर्क चार्ज स्टाफ होता है पीडब्ल्यूडी में। रेगुलर स्टाफ का जो अनपेड है वो हम सब कैश बुक में मेंटेन करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। अनपेड वर्क चार्ज का हम इसी में मेंटेन करते हैं, इसलिए उसको ओपनिंग बैलेंस में भी लेते हैं। इंटरेस्ट और जो आपका टेम्परेरी एडवांस है वो दोनों कैश में होता है, हमेशा आपको लेना है। जहां भी टेम्परेरी एडवांस दिखे, इंटरेस्ट दिखे, दोनों आपको तुरंत ओपनिंग बैलेंस में लेना है। एनी रिफंड ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ रेगुलर स्टाफ, हम कह रहे हैं वर्क चार्ज का तो हम अनडिसबर्स भी लेते हैं, क्योंकि यहीं से पेमेंट कर रहे हैं, यहीं उसका बैलेंस बचेगा। लेकिन इसका पेमेंट जो है वो GR6 से होता है, सब कैश बुक से होता है। तो अगर वहां से पेमेंट नहीं हुआ और वहां से रिफंड आ रहा है कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, तो रिफंड हमें लेना है, लेकिन अनडिसबर्स रेगुलर स्टाफ का हमें नहीं लेना है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, रिफंड ऑफ पे एंड अलाउंसेस, ठीक है जी, ऑफ वर्क चार्ज स्टाफ बॉर्न ऑन रेगुलर बेसिस। तो जब रेगुलर हो गया तो आपको अगर रिफंड है तो लेंगे, अनडिसबर्स है तो नहीं लेंगे रेगुलर स्टाफ का। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है कि वर्क चार्ज था, अब वो रेगुलर हो गया है, तो रेगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। रेगुलर का सिर्फ रिफंड लेंगे, अनडिसबर्स नहीं लेंगे ओपनिंग बैलेंस में। काउंटरफिट नोट्स कॉइन्स नहीं लेने, नकली नोट, खोटे सिक्के। सर्विस पोस्टेज में मैंने आपको बताया कभी भी चेक से खरीदा जाता है, ऑलवेज सी कैटेगरी चेक करता है इसके लिए, तो इसको भी आपको ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनाना है। एफडीआर है, फिक्स डिपॉजिट 6 महीने या साल भर की होती है जनरली, तो इनको भी ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेना है, कभी भी आप इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। कोई बॉन्ड है, बैंक गारंटी है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, या प्राइवेट चेक्स आपको कुछ दिए गए हैं सी कैटेगरी, ए कैटेगरी के, जनरली ए होते हैं वैसे, इनको हम जो है नहीं लेते हैं। सिर्फ सेल्फ चेक को लेते हैं, दैट इज बी कैटेगरी चेक, ठीक है जी। चलो, चेक डीडी विच आर नॉट फॉर गवर्नमेंट ड्यूज, अगर वो गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है, किसी और के नाम का चेक है, वो हम नहीं लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे, तो वो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है जी। चेक्स इश्यूड इन द लास्ट मंथ बट कुड नॉट बी कलेक्टेड और रेमिटेड या अनडिलीवर्ड, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम चेक काट के रखा और वो ले नहीं गया, ठीक है, वो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। पहली बात तो 11 नंबर से काटा गया है चेक, और दूसरा वो किसी इंडिविजुअल के नाम से है, वो चेक लेने नहीं आया, अनडिलीवर्ड रह गया, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन के नाम से। गवर्नमेंट ड्यूज है तो हमारे डीडीओ के नाम से होगा, या मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफिसर के नाम से होगा। गवर्नमेंट ड्यूज है, किसी का रेंट आया, किसी का कुछ पैसा आया, किसी का सेल ऑफ टेंडर फॉर्म का पैसा आया, वो हम लेंगे, राइट। तो किसी थर्ड पार्टी के नाम से हमने चेक काट के रखा हुआ है, मतलब हमने 11 नंबर से किसी आरए बिल की पेमेंट कर दी फॉर एग्जांपल, और वो बंदा लेने नहीं आया, तो अनडिलीवर्ड रह गया, उसको कभी नहीं लेना है आपको, राइट। अनपेड पे एंड अलाउंसेस ऑफ रेगुलर स्टाफ नहीं लेना, मैंने आपको बताया, ये सब कैश बुक में मेंटेन होता है, तो हमें रिफंड अगर आएगा यहाँ से वो लेंगे। अनपेड है तो वो GR6 से ही मेंटेन होगा, वहीं पे पेमेंट उसकी होगी। फर्दर वहां कोई बंदा लेने आ जाएगा तो हम पे कर देंगे। एक एंट्री कंफ्यूज करने वाली थी कि अनपेड वेजेस ऑफ वर्क चार्ज स्टाफ बॉर्न ऑन रेगुलर बेसिस, तो बॉर्न ऑन रेगुलर बेसिस का मतलब पहले वर्क चार्ज था, लेकिन अब वो रेगुलर में कन्वर्ट हो गया और उसका अनडिसबर्स अमाउंट है, तो ये वाली एंट्री हो गई अनपेड वेजेस वाली, वो एक तरह से रेगुलर का ट्रीटमेंट है। कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे मनी कलेक्टेड बाय कैशियर टुवर्ड्स सिक्योरिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब आपको ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेने, वो एक्सक्लूड कर देना, ठीक है जी। कुछ हिडन एंट्रीज भी आपको इसमें मिलेंगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओपनिंग बैलेंस आपने लिख लिया, तो हमेशा मैं कह रहा हूं कि पेंसिल से आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, सॉरी इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस, पेंसिल से लिखना है। फिर कोई हिडन एंट्री मिल गई तो आपको उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर लेजर में एक क्वेश्चन किया था 17th क्वेश्चन, ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ भी आपको हिडन एंट्रीज मिल सकती हैं।
तो शुरू में जितना ओपनिंग बैलेंस मिल जाए वो पेंसिल से आपको करना है और आगे बढ़ जाना है। बाद में कोई हिडन एंट्रीज मिलेगी तो उसी अमाउंट को रब करके आपको उस पर लिख देना है और कुछ नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस की एक ही एंट्री होगी, यहाँ स्पेस छोड़ने की भी जरूरत नहीं, बस उसको रब किया पेंसिल को रबर से आपने उस पर दूसरा अमाउंट लिख दिया। फिर कोई हिडन एंट्री मिल गई, फिर उसको आपने रब किया, उसको और ऐड ऑन कर दिया। हमेशा प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। जो आपको शुरू में ओपनिंग बैलेंस मिल गया उसके अलावा ही चीजें मिलेंगी, उससे कम नहीं मिलेंगी, राइट। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस निकाल के देखते हैं, आपको पढ़ के बताते हैं और बाकी आप बुक से हर क्वेश्चन में आप निकालोगे। चलो क्वेश्चन आपको मैंने कुछ दे रखे हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें नोट्स एंड कॉइन्स बिल्कुल लेना है जी, नोट्स एंड कॉइन्स 400 रुपए। उसके बाद दिया है चेक इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर बी फॉर ₹8,000 बट नॉट कलेक्टेड बाय हिम। तो थर्ड पार्टी के नाम से आप बिल्कुल नहीं लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के नाम से कोई चेक है, अनडिलीवर्ड पड़ा हुआ है, आपने पिछले हफ्ते या पिछले महीने काटा था, ले नहीं गया, तिजोरी में रखा है, उसको ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनाते। देन चेक 10,000, डिमांड ड्राफ्ट 8,000 रिसीव फ्रॉम समथिंग इन द प्रीवियस मंथ बट कुड नॉट बी रेमिटेड। आपको कुछ डीडी मिला, ठीक है जी, एक चेक मिला गवर्नमेंट ड्यूज के लिए, तो चेक हो गया आपका से 10,000 का, ठीक है जी। डीडी आपको मिला 8,000 का, ये गवर्नमेंट ड्यूज का पैसा है और ये आपके पास आके पड़ा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, बैंक में रेमिट करना है। अभी नहीं कर पाए, बाई चांस 31 तारीख को बंद किया आपने, नहीं कर पाए, 1 तारीख या 2 तारीख को ले जाके आप उसको बैंक में जमा कर देंगे। तो जब तक आपके पास है दैट इज पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। जब आप उसको बैंक में रेमिट करोगे तो 9 नंबर से रेमिट कर देना, बैंक में जमा करा देना। रेमिटेंस हमेशा 9 नंबर से होगा। कोई भी चेक आपके पास पड़ा है, पैसे पड़े हैं बैंक में जमा करने, डीडी पड़ा है, डीएसीआर पड़ा है, उसको रेमिट करना है, बैंक में जमा करना है, मतलब तो 9 नंबर से करना। ये ना हो कि आपके पास चेक पड़ा था जी और आप उसको रेमिट करने गए और 11 नंबर में एंट्री कर दी, क्योंकि चेक है तो 11 नंबर में एंट्री करेंगे, नहीं। रेमिटेंस का मतलब आप जो 4 नंबर में एंट्रीज पड़ी उसको 9 में जमा कराओगे, नलीफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो आपके पास फिजिकल चेक पड़ा है वो 9 नंबर में आपके बैंक में चला जाएगा, 4 - 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है इसमें रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प दिया है, हम हमेशा लेते हैं रेवेन्यू स्टैम्प क्योंकि इक्विवेलेंट टू कैश होता है। रेवेन्यू स्टैम्प दिया 50 रुपीज के। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प हमें लेना नहीं है, वो कैश होता नहीं, कैश का पार्ट नहीं। टेम्पररी एडवांस और इंटरेस्ट हमेशा लेते हैं। तो इसमें आउटस्टैंडिंग टेम्पररी एडवांस दिया है एईके के पास, एईके के पास 5,000 है टेम्पररी एडवांस। और एईएल के पास है, इंटरेस्ट होएगा वो भी लेंगे, ये 4,000। अभी तक आपको इतना मिल गया। ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्या करना है, 4 नंबर में लिख देना है, 2 ओपनिंग बैलेंस और दैट्स ऑल। उसमें ना तो कोई वाउचर नंबर आएगा, ठीक है, ना कुछ क्लासिफिकेशन आएगा। ओपनिंग बैलेंस का कोई वाउचर नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, राइट। इसी तरह से कोई रेडिंग एंट्री करोगे उसका कोई वाउचर नंबर नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ओके जी। कोई रिमार्क्स एंट्री आप करोगे उसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना। कोई सेल्फ चेक काटना है, कोई वाउचर नहीं, कोई उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं, सेल्फ चेक के लिए कोई जरूरत नहीं। सेल्फ चेक के लिए सॉरी क्लासिफिकेशन रहेगा, कोई उसकी वाउचर नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ चेक के लिए चेक के लिए तो दिखाना पड़ेगा 8782। अच्छा, बाकी आप जो करोगे कोई चेक पुराना कैंसिल करके नया चेक इशू किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है जी। चलो रेड पेन से एंट्री भी हम लोग करेंगे हर क्वेश्चन। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ जी। कैश आपको मिले, उसमें क्या है, सॉइल्ड नोट्स है 50 रुपीज के। सॉइल्ड नोट्स तो हम लेते हैं, तो टोटल 250, इसमें सॉइल्ड नोट्स अगर 50 है तो सारे ही लेने जी। कैश जो है पूरा 250। हाँ, इसमें से बोले काउंटर फीट है जो 50 है तो हम हटा देंगे, ठीक है। इलीगल नोट्स हैं, काउंटर फीट कॉइन्स हैं, वो हम हटा देंगे, राइट। तो नॉर्मल है तो पूरा ले लेंगे 250 रुपए। दूसरी एंट्री है रेवेन्यू स्टैम्प की। रेवेन्यू स्टैम्प आपको लेना है 10 रुपीज का है, बिल्कुल लेना है। उसके बाद एंट्री है एनएससी। एनएससी सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड बाय कैशियर टुवर्ड्स सिक्योरिटी। एनएससी हम नहीं लेते हैं। एनएससी, बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट, ये सब ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनते क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हम जब चाहें तब इनकैश नहीं करा सकते, ठीक है जी, इसको छोड़ देंगे। हैंड रिसीट ऑफ एईएस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू मी। हैंड रिसीट का क्या मतलब, हमने उसको कैश दिया, उसने हमें रसीद दे दी और पैसे लेके चला गया। तो एक तरह से ये आप क्या कह सकते हो, टेम्पररी एडवांस है या इंटरेस्ट लिखा ही हुआ है, तो इंटरेस्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट हो गई। इंटरेस्ट है विद एईएस, असिस्टेंट इंजीनियर एस, ओके जी। ये हो गया आपका 3000। देन डीडी रिसीव्ड ऑन 31 मई। हम जैसे जून का बना रहे हैं, पिछले हफ्ते आपको कुछ रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का पैसा मिला, ठीक है, और उसका डीडी मिला, बिल्कुल लेंगे।
डीडी मिला है आपको 31 तारीख को मिला है, तो अभी आपके पास पेंडिंग है, आप उसको बैंक में जमा करा नहीं पाए। गवर्नमेंट ड्यूज का जो भी पैसा है वो आप सब लोगे, किस फॉर्म में लोगे वो आपको देखना, क्या क्या छोड़ना है वो आपको मैंने बता दिया। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प नहीं लेने आपको। देन अनडिसबर्स पे ऑफ स्टाफ फॉर द मंथ, ये भी नहीं लेना है। अनडिसबर्स सिर्फ हम वर्क चार्ज कर लेते हैं, ध्यान रखना। डिपॉजिट एट कॉल रिसीट बिल्कुल लेंगे, डीएसीआर डिपॉजिट एट कॉल रिसीट। सिर्फ डिपॉजिट रिसीट दिखाएगा तो नहीं लेंगे, डीएसीआर लेंगे, डिपॉजिट एट कॉल रिसीट। ये आपकी हो गई 1200, और ये भी है किसके लिए, टुवर्ड्स ईएमडी। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस यहां बन जाएगा। इस तरह से आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन में आपको निकल जाएगा। लेकिन ये ना हो कि आप उसको तुरंत पेन से लिख के शुरू करें, उसको पेंसिल से लिखना 4 नंबर में लिख के तब आगे का क्वेश्चन शुरू करना। हो सकता है कोई हिडन आइटम मिल जाए, जैसे एग्जाम में 2009 में आया था, उसमें एक हिडन आइटम मिल गया था, उसका मैं आइडिया देता हूँ। उसमें एक टेम्परेरी एडवांस की पेमेंट थी, कोई मदन लाल करके नाम था, उनका टेम्परेरी एडवांस था। उन्होंने कहा कि हमने 3000 रुपए का पेमेंट वाउचर आपको दे दिया। हमने जब ओपनिंग बैलेंस में कोई टेम्परेरी एडवांस मदन लाल को दिया नहीं है, और 1 तारीख से लेके उस तारीख तक जब उसका वाउचर आ रहा है, तब तक कोई मदन लाल को हमने ग्रांट नहीं किया टेम्परेरी एडवांस, तो उसके पास पैसे कहां से आए? इसका मतलब हिडन आइटम था, पिछले महीने हमने इशू किया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया। तो हम पहले उसको ओपनिंग बैलेंस में उतना पैसा ऐड करेंगे और तब उसका पेमेंट दिखाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर 9 नंबर ज्यादा हो जाएगा पेमेंट दिखाने से, 4 नंबर कम हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट आपका नलीफाई नहीं हो पाएगा। तो पहले हम 4 नंबर में ओपनिंग बैलेंस में उसको हम पैसा ऐड करेंगे उतना अमाउंट, फिर उसके वाउचर्स लेंगे, तो वो नलीफाई होके खत्म हो जाएगा, क्लोज कर देंगे। टेम्परेरी एडवांस 1 टाइम होता है। चलो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट जो आपके पास है। इसमें दिया है लीगल टेंडर नोट्स एंड कॉइन्स। ओके जी, हो गया नोट्स एंड कॉइन्स, ये आपका हो गया 150। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प नहीं लेना है। देन थर्ड रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प हो गया आपके 20 रुपीज के। और उसके बाद है सेल्फ चेक, बिल्कुल लेना है। सेल्फ चेक बी कैटेगरी चेक ही होता है, जब चाहो कन्वर्ट हो जाएगा, जब बैंक चले जाओ तो आप कैश मिल जाएगा आपको। सेल्फ चेक जो है वो है आपका 1500 रुपए। ओके जी, चेक डेटेड फॉर ₹600 ऑन लोकल ब्रांच ऑफ एसबीआई फ्रॉम श्री ए ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। रेंट के लिए आपको गवर्नमेंट ड्यूज है, रेंट तो हमारा, उसके लिए आपको कोई चेक मिला, ठीक है जी। किससे मिला? मिस्टर ए कोई है, उन्होंने कोई चेक दिया आपको रेंट का, ये 600 रुपीज का रेंट का चेक है। ओके, गवर्नमेंट ड्यूज है। अनडिसबर्स अमाउंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ द डिवीजन अवेटिंग डिसबर्समेंट, बिल्कुल नहीं लेना है। अनडिसबर्स मैंने आपको बताया रेगुलर स्टाफ का नहीं लेना है, वो सब कैश बुक में मेंटेन होता है। अगर वहां से रिफंड आएगा शब्द तब हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे मेन कैश बुक में। टेम्परेरी एडवांस बिल्कुल लेंगे, एईपी टेम्परेरी एडवांस है, टेम्परेरी एडवांस एईपी, ठीक है जी। ये हो गया 600। आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई ना करके जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उनमें आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। पूरा क्वेश्चन जो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, घर में इतनी फास्ट प्रैक्टिस करो। हर एंट्री का ट्रीटमेंट देखो कैसे होता है, वो ज्यादा दिमाग में होना चाहिए। जैसे फाइनल अकाउंट में होता है, किसका कहाँ एडजस्टमेंट करना है, किसका कहाँ ट्रीटमेंट करना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, उसी तरह से सारी एंट्रीज को ध्यान में रखो। बजाय इसके कि क्वेश्चन सारे आप रट्टा मारो, नहीं, एंट्रीज का ध्यान रखो कि हम जो जो एंट्रीज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस की, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है, आरए बिल को कैसे ट्रीट करना है, सैलरी बिल को कैसे ट्रीट करना है, टेम्परेरी एडवांस का एडजस्टमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखिए आप। चालान की एंट्रीज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। टेम्परेरी एडवांस विद एईपी, ओके जी। इसके बाद इंटरेस्ट है एबी, ये भी लेंगे। इंटरेस्ट एबी, ये हो गया 1500। फिक्स डिपॉजिट रिसीट नहीं लेनी है, एफडीआर 6 महीने की होती है, कभी कोई साल भर की होती है, कुछ भी है, एफडीआर नहीं लेना, गवर्नमेंट ड्यूज है तब भी नहीं लेना है। ओके, देन डिपॉजिट एट कॉल रिसीट टुवर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्कुल लेना है। डीएसीआर, ये हो गया आपका 5000 का। ओके जी। और चेक नंबर 54 डेटेड 31/7 इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल नहीं लेना है। हमने पहले चेक काटा 11 नंबर से, रख दिया तिजोरी में, वो लेने नहीं आया, अनडिलीवर्ड चेक है, कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है, गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है, वो हम कल उसको दे देंगे, दैट्स ऑल। ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनता है, तो ये जो भी अमाउंट आएगा ये आपको ओपनिंग बैलेंस हो गया फॉर द टाइम, ठीक है। इस तरह से हर क्वेश्चन का ओपनिंग बैलेंस ट्राई करो, कोशिश करो निकालने की। आप निकालोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालोगे, नोट्स लेके बैठोगे तो आज आप ये कर सकते हो कि इसमें सारे ओपनिंग बैलेंस निकाल के एक बार रख लो कहीं पे, ठीक है। तो आपको आगे बाकी जो एंट्रीज होंगी वो हम लोग करेंगे, एक एक करके सब समझेंगे। टेम्परेरी एडवांस आएगा क्वेश्चन में,
आपका इंटरेस्ट आएगी, आपका आरए बिल आएगा, सैलरी बिल आएगा, हर क्वेश्चन में ये चीज आपको मिलेगी। तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मिल जाएंगी कई बार, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चालान का ट्रीटमेंट क्या करना है, सेल ऑफ टेंडर फॉर्म सेम डे रिजेक्ट हो गया उसका क्या करना है, ठीक है, डिक्रेटल अमाउंट आएगा उसका क्या करना है, राइट। उसके बाद हमें बैंक में कुछ पैसा जमा करना है तो रेमिटेंस की एंट्री होगी। एक एक हर क्वेश्चन में लगभग सारी एंट्री एक साथ आएंगी, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले एक छोटा क्वेश्चन लेंगे, फिर आपका एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे। ओके जी, थैंक यू।